तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बीस्ट गॉड जो कि कई सालों से सील्ड था, उसे विच क्लैन के हाई मून ने अवेकन कर दिया। बीस्ट गॉड ने भी अपनी मोहब्बत खो दी थी, इसलिए ब्रोकन हार्ट वाला इंसान अब इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उसने एंशिएंट मॉन्स्टर और खतरनाक बीस्ट को अवेकन करते हुए सदर्न रीजन में कहर मचा दिया। वहीं दूसरी तरफ ज़ेफान ने सुप्रीम एल्डर की मदद से रिजरेक्शन रिचुअल शुरू किया था, मगर उस रिचुअल का पूरा होने से पहले ही सुप्रीम एल्डर की मौत हो गई, जिसके चलते बियाओ अवेकन नहीं हो पाती। बियाओ की जान के गम से ज़ेफान ने खुद को नशे में झोंक दिया। अब उसे खुद पता नहीं था कि वो आगे चलकर क्या करेगा। बियाओ ने ज़ेफान को जो जिंदगी दी थी वही ज़ेफान के लिए अजाब बन गई। इसी दरमियान बीस्ट गॉड को ज़ेफान के ब्लड ट्रेसेस मिल चुके थे, जो कि उसके खुद के ब्लड से काफी ज्यादा फेमिलियर हैं। तो उसने ठान लिया कि वो ज़ेफान से मुलाकात जरूर करेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किंगमिंग सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहां पर फिनशियांग वैली का सुप्रीम एल्डर किंगमिंग सेक्ट के लीडर को बता रहा था कि एल्डर डाओजुआन, अब दुनिया फिलहाल बहुत बड़े खतरे में है, इसलिए मुझे अपने एलाइट डिसाइपल को लेकर यहाँ पर अचानक से आना पड़ा। दरअसल उस डीमन को बीस्ट गॉड कहा जाता है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आया है और उसका ओरिजिन क्या है। हम तो बस इतना जानते हैं कि वो यहाँ आया है तबाही मचाने, इस दुनिया का सर्वनाश करने। उसने अवेकन होते ही सदर्न रीजन के न जाने कितने ही लोगों को बेरहमी से खत्म कर दिया। अगर मैं अपने वैली की सारी पावर का यूज करके भी उसका मुकाबला करने जाऊँ तो भी हम उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। उस बीस्ट गॉड की ताकत की कोई सीमा नहीं, हम उसे चाहकर भी रोक नहीं सकते। इसलिए हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करें। डाओजुआन, अब आपको ही इस दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा। आप जो भी डिसीजन लोगे उसी पर लोगों का भविष्य टिका होगा। अगर बात मेरी फिनशियांग वैली की जाए तो हम इस दुनिया को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे ताकि यह दोबारा से शांति कायम हो पाए। जिस पर डाओजुआन कहने लगे कि आप जो बता रही हो अगर वो सच है तो इसका मतलब इस दुनिया पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। ग्रेट कैटास्ट्रोफी के वक्त पर तो चींटियां भी अपना घर बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती। फिर हम लोग तो इंसान हैं, हम जिंदगी भर राइचस पाथ को फॉलो करते आए, तो अब इन मासूम लोगों को प्रोटेक्ट करना ही हमारी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मैं अपने सभी डिसाइपल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पूरी ताकत का यूज कर इस दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करो। साथ ही मैं जल्दी से मास्टर पुहोंग को भी लेटर लिख देता हूँ। उन्हें हम बताएंगे कि जल्दी से टियानियन टेम्पल के लोगों को यहाँ भेज दे, और फिर हम सब मिलकर इस मसले के बारे में डिस्कस करके प्लानिंग बनाएंगे। जो सुनते ही युनलान कहने लगा कि अब मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है। अगर हम सब लोग एकजुट हो जाए तो उस दुश्मन को हराना मुश्किल नहीं होगा। खैर, इस मसले के बावजूद मैं एक और इम्पोर्टेंट मैटर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। घबराइए मत, ये एक खुशखबरी है। दरअसल मैं अपने डिसाइपल ली जुन की शादी कराना चाहता हूँ, और उसके लिए आपके सेक्ट में बस एक ही लड़की बेस्ट है, जो कि होगी आपकी सेक्ट की टॉप टैलेंट मिस जियू। ये बात सुनकर तो हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। इधर लीजुन के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। वहाँ मौजूद किसी भी एल्डर को यकीन नहीं हो रहा था कि फिनशियांग वैली किंगमिंग सेक्ट के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है। युनलान सबको बता रहा था कि मेरा डिसाइपल लीजुन और मैं पूरी तरह से सिंसियर हैं, तो प्लीज इस शादी के प्रस्ताव को कबूल करके हमारे रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाएं। वहीं पर ज़ेफान के दोस्त जिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें पता है कि लीजुन का तो ऑलरेडी उसी की जूनियर यान होंग के साथ चक्कर चल रहा, तो फिर ऐसे में जियू के साथ शादी तो बस एक धोखेबाजी होगी। वहीं पर जियू एकदम खामोश थी। मास्टर युनलान पूछता है कि बताइए फिर आपका इस बारे में क्या ख्याल है। उतने में ही जिंग अपनी आवाज उठाने वाला था, मगर जिन्ने ने फटाफट से उसका मुंह बंद कर लिया। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि जिंग को कोई पनिशमेंट ना मिले। वहीं पर एल्डर स्मिथ जियू की मास्टर शिवची से पूछने लगे कि बताओ आपका क्या ख्याल है। आफ्टर ऑल मिस जियू आप ही की डिसाइपल हैं, क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता तय हो जाना चाहिए। वहीं पर मिस जियू काफी उम्मीद भरी नजरों से अपने मास्टर को देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि मास्टर इसके लिए मना करेगी, लेकिन उतने में डाओजुआन मास्टर शिवजी को बता रहे थे कि दुश्मन हमारे दरवाजे पर है। अगर ये रिश्ता फिक्स हो गया तो वैली और हम क्लोज हो जाएंगे। हम एक फैमिली बनकर बीस्ट गॉड का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि युनलान को अच्छे से पता था कि ये लोग बस बीस्ट गॉड की खातिर इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसने फटाफट से अपना दूसरा पासा फेंका और मास्टर शिवजी को बताने लगा कि अगर ये शादी हो गई तो आपके डिसाइपल के बारे में जो भी अफवाहें फैली है वो पूरी तरह से शांत हो जाएगी। आपको तो पता ही होगा आपके डिसाइपल का नाम एक डिमोनिक कल्टिवेटर के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं पर डाओजुआन भी मास्टर शिवजी पर प्रेशर बनाने लगे। उन्हें बताते हैं कि तुम्हें तो हमारे सेक्ट के रूल्स पता ही होंगे, जो भी डिमोनिक कल्टिवेटर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होता है उसके साथ क्या किया जाता।
बताओ ऐसे लोगों को हम कौन सी पनिशमेंट देते। तो मास्टर बताती है कि उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर उसे किंगमिंग सेक्ट से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता, फिर वो पर्सन कभी भी यहाँ पर पाँव नहीं रख सकता। साथ ही साथ मास्टर शियोजी अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए जियो से बात करने लगी। उसे बताती है कि उस ज़ाओफान की वजह से मैं तुम्हें पनिश होता हुआ नहीं देख सकती। लोग तुम दोनों के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे, लेकिन मैं अपने डिसाइपल की बदनामी को ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और फिर मास्टर शियोजी ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। जो सुनते ही फिनशांग वैली के डिसाइपल्स लीज उनको मुबारकबाद देने लगे। वहीं पर किंगमिंग सेक्ट के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए, स्पेशली जिन्यू और जेंग, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि जियो सिर्फ और सिर्फ ज़ाओफान से ही मोहब्बत करती। वहीं पर डाओजुआन सबको बता रही थी कि ली जुन और मिस जियो की शादी एक नया इतिहास रचेगी, शायद ये जनरेशन टू जनरेशन पास होकर सभी का दिल जीत ले। इधर जियो की दुनिया एक ही पल में बदल चुकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। फिनशांग वैली के लोग जियो और लीजुन की जोड़ी की तारीफें कर रहे थे। वहीं पर किंगमिंग के लोग लीजुन और यान होंग के रिश्ते को लेकर बातें करने लगे। तो अब इस सिचुएशन को देखकर जियो की तो मानो खून में ही आग लग गई थी। वो सबसे कहने लगी कि एक मिनट रुक जाओ। अब उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर मास्टर जुआन भी थोड़ा सा हैरान हो गए। उससे पूछते बताओ जियो, क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो? जिस पर जियो कहने लगी कि मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ज़ाओफान दिखाया गया, जिसे अपने नशे की हालत में अचानक से होश आ गया। वो कह रहा था पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही। शायद उसने तो नहीं मगर उसके दिल ने जियो के दर्द को महसूस कर लिया था। वहीं पर ग्रे मंकी उसे बताता है कि खाना तैयार हो गया। तो ज़ाओफान भी जाकर उस मीट को चेक करने लगा और उतने में उसे झाड़ियों के पीछे एक आहट महसूस हुई। और तुरंत ही समझ गया कि वहाँ पर कोई छुपा हुआ है और उतने में एक बीस्ट सीधे उस मीट पर जंप लगा देता है। वली था टाउती नाम का एंशिएंट बीस्ट, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तो है मगर इसका ज्यादातर ध्यान खाने पर होता। वहीं पर ज़ाओफान की मंकी ने उस बीस्ट को लकड़ी से उठाते हुए मीट से दूर फेंक दिया, जिससे बेचारे टाउटी को चक्कर आने लगे थे। ज़ाओफान कहता है कि जरूर से ये बीस्ट यहाँ पर रोस्टेड मीट खाने आया होगा। और अब ग्रे मंकी के अटैक की वजह से उस बीस्ट को भी गुस्सा आ गया, तो तुरंत ही अपने फियर्स फॉर्म में आ जाता है। जो देख ग्रे मंकी ने भी अपने 3 आइड मंकी फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद ये दोनों बीस्ट एक दूसरे पर हमला करते हुए इस मीट को खाने के लिए लड़ाई करने लगे। उनकी इस फनी सी फाइट को देखकर ज़ाओफान सोचता है कि ये दोनों बस खाने के लालची हैं। सिर्फ इतने से मीट के लिए ये दोनों भी इतने ज्यादा झगड़े कर रहे हैं। तो फाइनली ज़ाओफान ने एक पीस कट करके टाओई को दिखा दिया। वो कह रहा था चलो अपनी इस ट्रू फॉर्म से बाहर आ जाओ, तभी जाकर तुम दोनों को एक खाना मिलेगा। अगर तुम इसे जबरदस्ती कर इसी फॉर्म में खाने की जिद करोगे तो फिर तुम दोनों को भी भूखा रहना होगा, क्योंकि ये मीट तो तुम्हारे दांतों में बने गैप को भी भर नहीं सकता। जो सुनते ही वो दोनों बीस्ट एक दूसरे को घूरने लगे। वो समझ चुके कि ज़ाओफान की बातों में दम है, इसलिए वो फटाफट से अपने छोटू से फॉर्म में आकर उस मीट पर टूट पड़ते हैं। टाउती ने तो बड़े ही स्पीड के साथ एक लेग पीस को चट कर दिया था। तो ज़ाओफान का मंकी उसे एक और लेग पीस दिखाकर ललचाने लगा, साथ ही साथ उस पीस को हवा में टॉस कर देता है। तो बेचारा टाउती उसे ढूंढने में मशगूल हो गया और उसकी इसी हालत देखकर ग्रे को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इधर ज़ाओफान कह रहा था ग्रे मेरे ख्याल से तुम्हें ये बीस्ट पसंद आ गया, चलो शुक्र है तुम्हारा एक दोस्त बन गया। और उतने में ज़ाओफान को किसी की आवाज आई। वो कह रहा था अरे ये तो 3 आइड मंकी है। दरअसल बीस्ट गॉड वहाँ पर आ चुका था। वो ज़ाओफान से कहता है लड़की तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसलिए तो मेरा बीस्ट ताउती इस खाने के लिए लड़ाई झगड़े पर उतर आया, वरना तो कभी भी नॉर्मल खाने के लिए ऐसी हरकतें नहीं करता। इनफैक्ट मुझे तो लगा भी नहीं था कि तुम्हारे कहने पर वो अपनी ट्रू फॉर्म को सप्रेस करने के लिए राजी हो जाएगा, और वो भी सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। जिस पर ज़ाओफान कहने लगा कि इसे तो मैंने बस मामूली मेथड का यूज करके बनाया है ताकि हम लोगों का पेट भर पाए। जिस पर बीस्ट गॉड हंसते हुए कहने लगा कि वाह क्या खूब बात की तुमने, इस दुनिया के सभी कॉमन लोग अपना पेट भरने के लिए ही दिन भर मेहनत करते हैं, और अगर यही बात है तो हम उन्हें ह्यूमंस बुलाते, यानी कि इंसान भी मेरे टाउती बीस्ट से कुछ अलग नहीं। मगर ज़ाओफान उसकी बात से अग्री नहीं था। जो देख बीस्ट गॉड उससे पूछता है कि बताओ फिर उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ज़ाओफान उसे बताने लगा कि मोहब्बत, नफरत, इमोशंस, रिवेंज, ये सारी चीजें इंसानों को जानवरों से अलग करती है। ह्यूमंस के दिलों में फीलिंग्स होती है। जो सुनते ही बीस्ट गॉड हंसने लगा। और ज़ाओफान को बताता है कि ये तुम्हें किसने
उसने बोला कि जानवरों में फीलिंग्स नहीं होती। जब तुम किसी जंगली जानवर को खत्म करोगी तो उसके दिल में डर होगा, उसे पता होगा कि अब वो थोड़ी ही देर में मारा जाने वाला है। अगर मैं तुम्हें मारने आ जाऊँ तो उस वक्त तुम्हारे दिल में भी वैसा ही डर होगा। तो बताओ फिर उस जंगली जानवर और तुम में क्या फर्क है? मुझे तो तुम दोनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। जिस पर ज़ाफ़ान कहने लगा कि हम दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बीस्ट गॉड उसकी कहानी सुनने के लिए बेताब हो गया। उसे ज़ाफ़ान की फीलिंग्स को समझना था। तो ज़ाफ़ान उसे बताता है कि मेरी लाइफ में कई सारे रिग्रेट्स हैं, जो कि दिन रात मेरे दिल पर अपने निशान बनाती गई। मुझे पछतावा है कि मैंने कुछ एक्शंस क्यों लिए थे, उस वक्त मैंने वो फैसले क्यों लिए। सच बताओ तो मेरे लिए जिंदगी मौत से भी बदतर बन चुकी है, मगर ना ही मैं मर सकता हूँ और ना ही मैं जिंदा रहना चाहता। अगर मैं जीता हूँ तो आगे चलकर एक थोड़ी सी उम्मीद नजर आएगी, और अगर मैं डेथ को चुनूंगा तो मुझे डरपोक कहलाया जाएगा, जिसने अपनी मोहब्बत को धोखा दिया। अब तुम ही बताओ, क्या ऐसे इमोशन कोई जानवर पजेस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए जानवर और इंसानों में फर्क होता है। इधर ग्रे मंकी तो टाउती को खाना खाता हुआ देख काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वेल टाउती भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे ग्रे मंकी का लाड़ करना पसंद आया। वहीं पर बीस्ट गॉड ज़ाफ़ान को बताता है कि जरा मेरे इस बीस्ट टाउती को देखो, ये मुझे न जाने कितने ही सालों से फॉलो करता आया। मुझे तो लगा था कि मैं इसका काफी अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, मगर आज मुझे रियलाइज हुआ कि ये बीस्ट इतना खुश भी हो सकता है। देखो ना, यहाँ पर उसे खाने के साथ साथ एक दोस्त भी मिल चुका है। शायद ही ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ कभी फाइट कर पाएंगे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे ख्याल से यही खुशी मेरी लाइफ से मिसिंग है। मैं पेट तो भर सकता हूँ, मगर दोस्ती मेरी जिंदगी को फुलफिल कर सकता। बिना किसी पार्टनर के तो ये दुनिया वीरान होगी। जिस पर ज़ाफ़ान उसे बताता है कि अगर तुम इतने ही तन्हा हो तो क्यों ना कोई दोस्त बना लो, फिर शायद तुम्हें भी जिंदगी जीने का मजा आएगा। तो बीस्ट गॉड वहाँ की वाइन पॉट उठाते हुए उसे बताने लगा कि इस इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ दोस्ती करे, और ना ही कोई इस लायक है जिसे मैं अपना दोस्त बनाऊं। जब लोगों को मेरी हकीकत पता चलेगी तब वो मेरे साथ बात करने की हिम्मत भी नहीं दिखाएंगे। इधर ज़ाफ़ान बस चुपचाप से उसकी बातें सुन रहा था। बीस्ट गॉड अगर उसके साथ फाइट भी करेगा तो भी ज़ाफ़ान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके लिए तो मौत ही एक इनाम होगी। और तभी बीस्ट गॉड उसे अपने बारे में बताने लगा। वो कहता है कि मैं भी किसी को जानता था जिस पर मैंने अपने पूरे दिल से ट्रस्ट किया, उसे अपने दिल में जगा दी। वैसे तो मोहब्बत करना मेरी फितरत भी नहीं है, मगर मुझे उस शख्स से प्यार हो गया था। पता नहीं क्यों मैं कुदरत के खिलाफ जाकर उसे अपना दिल दे बैठा। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा खुद पर जरा भी काबू नहीं है। और फिर अचानक से उसने वाइन का पॉट ब्रेक कर दिया। यहाँ पर बीस्ट गॉड अपनी फीलिंग्स में पूरी तरह से डूब चुका था और ज़ाफ़ान को बताता है कि जिससे मैंने अपने पूरे दिल से प्यार किया था उसी ने मुझे धोखा दिया। उसने सिर्फ मुझे धोखा ही नहीं दिया, बल्कि पूरी इटर्निटी तक मुझे जहन्नुम का एहसास दिलाया। मैं हर वक्त बस उन्हीं यादों में खोया रहता हूँ। वो पेन मेरे दिल में किसी धारदार खंजर जैसे वार करती, और मेरे पास उसे सहन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। क्या तुमने कभी ऐसे पेनफुल इमोशंस को फील किया है? जितना दर्द मुझे हुआ शायद कोई और उसे सहन भी नहीं कर पाएगा। न जाने कब से मैं इससे अपने दिल में पनाह दिए हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरी तकलीफ कभी खत्म होगी। साथ ही साथ उस ज़ाफ़ान की बॉडी से रिलीज होने वाली इवल एनर्जी को भी देख पा रहा था। उस ज़ाफ़ान को बताता है कि तुम काफी ज्यादा बीमार हो, और अफसोस कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। अगर तुम अभी मारे जाओ तो क्या तुम्हारे दिल में कोई रिग्रेट होगी? कहीं तुम्हें किसी से कोई लगाव तो नहीं है? इधर ज़ाफ़ान का मंकी और टाउती बीस्ट गहरी नींद में सोए हुए थे। अगर ऐसे में बीस्ट गॉड ज़ाफ़ान पर हमला भी करेगा तो कोई भी ज़ाफ़ान की मदद नहीं कर सकता। लेकिन बीस्ट गॉड सोचता है कि भला एक मरे हुए को क्या ही मारना। इधर ज़ाफ़ान दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर मैं बियाओ को जगा पाया तो उसके बाद मैं खुशी खुशी मौत को अपने गले लगा लूंगा। लेकिन बियाओ के अवेकन होने के बाद क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल ज़ाफ़ान बियाओ को बस अपनी जिम्मेदारी मान रहा था। बियाओ ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो ज़ाफ़ान उसे उसकी लाइफ वापस देना चाहता है, मगर उसने ये कभी कन्फेस नहीं किया था कि वो बियाओ के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसका सीधा मतलब ये था कि ज़ाफ़ान का दिल किसी और के लिए धड़कता है। इस मोमेंट पर उसे अपनी फैमिली के साथ बिताए पल भी याद आने लगे। साथ ही साथ उसे जियो भी नजर आ रही थी। फॉर्चून टेलर ज़ाओ ने ज़ाफ़ान को बताया था कि तो जिंदगी बहुत छोटी है, तो उसे अपने लोगों के साथ स्पेंड करो।
और कोशिश करना कि तुम्हारे दिल में कभी कोई रिग्रेट ना हो, क्योंकि पछतावा तो हमें अंदर से खोखला कर देता। अब सवेरा होने तक बीस्ट गॉड वहाँ से जा चुका था। उसने ज़ाफान पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि ज़ाफान और उसमें कोई फर्क नहीं, वो दोनों भी बस टूटे हुए दिल के मरीज थे। वहीं पर ज़ाफान अपने मंकी से कह रहा था कि मैंने वापस जाकर उन्हें एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने दिल में कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हमें ज़ाफान का पुराना घर दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर टियान की वाइफ उनसे कह रही थी कि पता नहीं इस कैटास्ट्रॉफी में कितने लोग सरवाइव कर पाएंगे। जिस पर मास्टर टियान कह रही थी कि हम कल्टीवेटर हेवन की विल को फॉलो करते हैं, हमारा फर्ज लोगों को प्रोटेक्ट करना और इस दुनिया में शांति कायम करना है। और रही बात हमारे बैम्बू पिग के डिसाइपल्स की, तो सभी लोग काफी ज्यादा बहादुर हैं, उन्हें मौत से कोई डर नहीं लगता। वहीं पर ज़ाफान चुपके से उनकी बातें सुन रहा था, उसे अपनी फैमिली को देखने का मन कर रहा था, इसलिए वो इतना बड़ा खतरा उठाकर बैम्बू पिग पर पहुंच गया। इधर मास्टर टियान की वाइफ कह रही थी कि मिस जियो ने तो कल पब्लिकली फेंशियांग वैली के लीजुन के साथ शादी करने से मना कर दिया। ये सब सुनकर तो ज़ाफान काफी ज्यादा शॉक हो गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लीजुन मिस जियो के साथ शादी करना चाहता है। मास्टर टियान की वाइफ कह रही थी कि मिस जियो की मास्टर हमेशा अपने डिसाइपल की फिक्र करती आई, तो उन्हें जियो के बारे में सोचना चाहिए था, मगर उन्होंने तो बिना जियो की फीलिंग्स पर ध्यान दिए इस रिश्ते को अप्रूवल दे दिया। जो सुनते ही मास्टर टियान थोड़ा सा गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि लीजुन भी कुछ कम नहीं है, वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, शायद मिस जियो की मास्टर को हमारे ज़ाफान से ज्यादा अच्छा लीजुन लगा होगा, इसलिए तो उन्होंने बिना एतराज जताए शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ये सारी बातें मिसेस टियान को समझ नहीं आ रही थी। वो कहने लगी कि इस मैटर में भला हमारा ज़ाफान इन्वॉल्व कैसे हो गया, तो मास्टर से बताते कि वो दोनों एक माउंटेन पर अकेले थे। खैर अब मैं इस बारे में और कुछ तो बोल नहीं सकता, मगर लोग उन दोनों के बारे में काफी सारी अफवाहें फैला रहे हैं। वहीं पर ज़ाफान ने डिसाइड किया कि वो मिस जियो से मिलने जाएगा। इधर मास्टर टियान कह रहे थे कि ज़ाफान नेक दिल है, मगर 10 साल पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उस वक्त अगर सेक्ट लीडर डाउजवान की जगह पर मैं होता तो शायद मैं भी ज़ाफान पर हमला कर उसे खत्म कर देता। अपने मास्टर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ज़ाफान को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन काश वो वहाँ से ना जाता, उसने अपने मास्टर की पूरी बात सुनी भी नहीं थी, क्योंकि उसके जाने के बाद ही मास्टर टियान कह रही थी कि मैं ज़ाफान का मास्टर हूँ, लेकिन मैंने उसे अपने बेटे जैसा प्यार किया। अगर मेरे ज़ाफान को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपना टाइटल या फिर अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं हंसते हुए कर दूंगा। वो मेरा डिसाइपल है और एक मास्टर ही अपने डिसाइपल को अच्छे से समझ सकता। साथ ही उनकी वाइफ भी ज़ाफान को मिस करने लगी। वो कह रही थी कि हम इतने मजबूर हैं कि हम उस बच्चे से मिल भी नहीं सकते, वो तो बस एक नेक दिल इंसान है, मगर तकदीर ने उसके साथ खिलवाड़ किया और अब वो इस राइचस दुनिया का दुश्मन बन चुका है। उस बेचारे को बड़ी ही बेरहमी से सेक्ट से एक्सपेल कर दिया गया, जिस पर मास्टर टियान कहने लगे कि भले ही ज़ाफान किंगमिंग सेक्ट का डिसाइपल नहीं रहा, लेकिन वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा, वो अपने घर कभी भी आ जा सकता है। अब सीन शिफ्ट होकर हम जियो को देख पाते, जो कि हॉल में जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। जियो ने सबके सामने लीजुन से शादी करने का इनकार कर सेक्ट लीडर डाउजवान के फैसले का अपमान किया था। डाउजवान कह रही थी कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हमारे सेक्ट ने ऐसी बगावत करने वाली बंदी को रेज किया है, इसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया और आज ये हम पर ही उलट गई। खैर अब तुम्हें अपनी ख्याली दुनिया में रहकर ही जिंदगी गुजारनी है तो ठीक है, मैं तुम्हें इस सेक्ट से। लेकिन उतने में जियो के मास्टर शियोजी ने उन्हें रोक दिया। वो अपने दूसरे डिसाइपल्स को बता रही थी कि जियो को स्मॉल बैम्बू पिग पर लेके जाओ, आज के बाद ये वहीं पर अकेली रहेगी, जब तक मैं ना कहूँ ये माउंटेन से बाहर नहीं जा सकती। ये सब सुनने के बाद जियो मायूस होकर बैम्बू पिग माउंटेन की तरफ रवाना हो गई। उस बेचारे ने तो बस अपनी लाइफ का एक फैसला लिया, मगर राइचस पाथ को फॉलो करने वाले लोगों ने इसका मसला बना दिया। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग अपने मन मुताबिक जी भी नहीं सकते, फिर चाहो तुम कोई मामूली से मॉर्टल हो या फिर कोई पावरफुल कल्टीवेटर, तुम्हें बस इस सोसाइटी को खुश करने के लिए अपने दिल के इमोशन को बलि चढ़ाना होगा। इधर जियो को किसी के आने की आहट महसूस हुई, तो कहती सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर क्यों आई हो? और फिर जैसे उसने पलटकर देखा उसके सामने ज़ाफान था। ज़ाफान को देख जियो को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होता, वो तो बस उसे देखते ही रोने लगी। वहीं पर ज़ाफान भी काफी ज्यादा इमोशनल होकर उससे पूछ रहा था कि जियो तुम ठीक हो ना?
मगर जी उसका कोई जवाब नहीं देती। वो कह रही थी ज़ेफन तुम अब आ ही गए हो तो मेरे पास क्यों नहीं आते। ज़ेफन को समझ नहीं आ रहा था कि उसने आगे बढ़कर जीव का हाथ थामना चाहिए या फिर पिछली बार जैसे उसका दिल तोड़ देना चाहिए। और तभी ज़ेफन अपने दिल की गुहार को सुनकर जीव की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये देखकर तो जीव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ेफन उसकी तरफ आ रहा है। जीव उससे कहने लगी कि पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि आगे चलकर जब हम एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तब हम दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होंगे, फिर भी तुम मुझसे मिलने आ गए। तभी ज़ेफन उससे कहता है कि जीव मुझे तुम काफी ज्यादा उदास लग रही। मैंने ये भी सुना है कि फेंगशांग वैली के लोगों ने लीजुन के लिए शादी का प्रस्ताव रखा, क्या ये बात सच है? तो जीव से बताने लगी कि हाँ मेरी मास्टर और सेक्ट लीडर डाओ जुआन ने उन्हें हाँ बोल दिया था। जिस पर ज़ेफन कहने लगा कि मुझे उनके बारे में मत बताओ, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी मर्जी क्या है, क्या तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो? जिस पर जियो ने उसे क्लियरली बोल दिया कि मुझे वो रिश्ता मंजूर नहीं, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। उसकी बातें सुनते ही ज़ेफन के दिल पर का बोझ मानो उतर सा गया था। वो अब अपना दिल मजबूत करते हुए उससे कहने लगा कि फिर मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। वेल यहाँ पर ज़ेफन ने पहली बार अपने दिल की बात बोल दी थी, जिस पर एक पल के लिए तो जियो को यकीन भी नहीं हुआ। जिस बंदे के लिए वो इतने साल तड़पती रही आज वो खुद उसका हाथ थामने के लिए तैयार था। उससे पूछती कि बताओ तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? तो ज़ेफन उसे बताने लगा कि हम यहाँ से कहीं दूर जाएंगे, इस दुनिया के आखिरी छोर पर हम अपना घर बसाएंगे। ये सुनकर तो जियो को इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिल चुकी थी। इधर ज़ेफन भी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर जियो के एक ही सवाल ने उसे रोक लिया। और ज़ेफन से पूछने लगी कि बियाओ का क्या होगा। बियाओ का नाम सुनते ही ज़ेफन रुक गया था। यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है कि ज़ेफन बियाओ से नहीं बल्कि जियो से मोहब्बत करता है, मगर वो बियाओ का कर्ज उतारना चाहता था। अगर बियाओ अवेकन हो जाती तो शायद ज़ेफन अपने दिल की बात सुनकर जियो का हाथ थाम लेता, फिर उसे कोई रिग्रेट नहीं होती। मगर सिर्फ बियाओ की वजह से वो खुद की और अपने साथ साथ जियो की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा था। आई होप समय के साथ साथ ज़ेफन को ये बात रियलाइज हो जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।